मौजूद हैं उसामा और हुमा। अस्सलाम वालेकुम उसामा, अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हैं आप लोग और क्या कुछ है आज जियो पाकिस्तान? वालेकुम अस्सलाम अशर, बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों को बाखबर रखते हैं और जो सुबह की खबरें होती हैं सब आप बताते हैं और मैं हेडलाइंस बड़े गौर से देख रहा होता हूँ ताकि मुझे भी पता लग जाए कि कौन कौन सी खबरें इस वक्त हैं आ रही हैं, फिर हमने उन पर बात भी करनी है। आपका बहुत शुक्रिया। खास तौर पर आज हमने बात करनी है एक तो कि अब ताहलुक कादरी साहब और इमरान खान जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या माहौल बनेगा, ये हमने आगे चलकर बात करनी है। और हुमा क्या हो रहा है? देखिए पॉलिटिक्स पे तो बात होती रहती है आपको, लेकिन हमारे शो में कुछ डिफरेंट भी मिलता है। जैसे कि आज हमने ट्रिब्यूट देना है तीन बहुत बड़े स्टार्स को अपने, और सबसे पहले नैयर सुल्ताना की आज बरसी है, उनकी हम बात करेंगे। फिर दो शख्सियात की आज सालगिरह भी है, रीमा खान और गुलाम मुहीउद्दीन, तो उनको हमने ट्रिब्यूट देना है अपने शो में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को तो हम छोड़ते नहीं, आपको पता है उनको कैसे, ही इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन आवर शो, तो उनके ऊपर कुछ बने कार्टून्स का हमने जिक्र करना है। और आप अमेरिका नहीं जा सकते, रिपब्लिकन्स ने, ट्रंप ने आपको छोड़ दिया। ट्रंप आगे तो बिल्कुल ही कोई हाल ही नहीं है, वैसे हम में से कोई भी नहीं जा सकेगा, लगता यही है, इसलिए दुआ करें कि वो ना आए। और इसके अलावा हमने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन पाकिस्तान के हवाले से है, बहुत से सर्वेज हुए हैं उस पर और उसकी भी हम बात करेंगे। जी हाँ, और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। हालिया सर्वेज में इलेक्शन कमीशन पर आवाम का कम होता एतमाद जमहूरियत की मजबूती के लिए अच्छी खबर नहीं। जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर नहीं, सब सियासी कुव्वतों पर आयद होती है। इंटेलिजेंस होने के बावजूद हमले रोके क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ 2.5 माह बाद कोयटा में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई सवालात खड़े कर रही है, जवाब सामने आना जरूरी है। पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र की 1,36,00,000 बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। आबादी के इस बड़े हिस्से का तालीम से महरूम रहना अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी। तालीमी इमरजेंसी वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और पाकिस्तानी फिल्मों की मलका थी, अदाकारी में अपनी मिसाल आप, आज याद ताजा करेंगे नैयर सुल्ताना की। जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो कई दफा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को कहना पड़ता है कि आप जाएं, जाकर वोट डालें, इससे फर्क आएगा। लेकिन जिस इदारे ने सब कुछ करना है, जब उसमें खामियां नजर आएंगी जिस तरह इलेक्शन कमीशन, तो फिर एतमाद जो है ना वो हिल जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। दैट इज वेरी ट्रू। और खास तौर पे उसामा ने उन मुश्किलात का जिक्र किया जब आप वोट डालने जाते हैं। मैं भी बड़ी मुश्किलात से पहुंची थी, आपको पता है, क्योंकि मेरा वोट था चकवाल में और उस वक्त मैं लाहौर में थी और बहुत कुछ हो रहा था, छुट्टी तो थी लेकिन मिल नहीं रही थी और इतना काम था। सो आई फ्लू टू इस्लामाबाद, फिर गाड़ी ली, फिर चकवाल गई, वहां वोट किया। मतलब उसके बाद भी आपने किसी को खड़ा किया हुआ था जो उसकी खातिर आप इतना ज्यादा ट्रैवल करके चले? नहीं, लेकिन वोट तो डालना है ना आपने, आप अपना वोट जाया नहीं कर सकते। लिहाजा 30,000 रुपए में आपका वोट डाला है जाके। एब्सोल्युटली, लेकिन क्या करें भाई, जब आपने वोट डालना है और हम आपको यही हिदायत देते रहते हैं अपना वोट जाया ना होने दें, उसके बाद ही आप देख लेंगे क्या क्या हो रहा है। अभी तक हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वोट जरूर डालना चाहिए। लेकिन एक और चीज जिस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन और सियासतदानों को भी, क्योंकि आइंदा इंतखाबात शफाफ हों ये जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर इस हवाले से अवाम का इत्मीनान कम हो रहा है। पिलडैट की जानिब से जारी करदा जमहूरियत के जायजे पर मुल्क गिर अवामी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 35% अफराद आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। सिर्फ 35%, यानी 65% समझते हैं कि कोई खास कारकर्दगी नहीं होगी। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है, बड़ी अफसोसनाक। हालांकि साल 2015 में यह शरह 38% थी, तो अब और कम हो गई है। 28% अवाम ने इलेक्शन कमीशन पर शुकूक व शुबात का इजहार
सवाल किया कि आइंदा इंतखाबात में भी कमीशन की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आएगी। दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2018 के लिए इलेक्शन कमीशन ने 41 नुकाती ज़ाब्ता अखलाक का मुजव्वज़ा मुसव्वदा सियासी जमातों के सामने रख दिया है। अवामी नुमाइंदगी एक्ट मजरिया 1976 इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियारात देता है कि वो इलेक्शन के दौरान होने वाले अखराजात को मॉनिटर करे और इस बात को यकीनी बनाए कि एक्ट में इंतखाबी अखराजात की मुकर्रर करदा रकूम से ज़्यादा अखराजात न होने दे और खिलाफ वर्जी की सूरत में सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ मुआसराई करे। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ किया है कि इंतखाबात में पैसे के बेदरेग इस्तेमाल को रोकने के लिए सियासी जमातों के जलसे जुलूस और कार रैलीज, मीडिया चैनल्स पर इश्तिहारात, वोटर्स को ट्रांसपोर्ट की फराहमी और इंतखाबी अखराजात मुकर्ररा हद से ज़्यादा करने पर पाबंदी होगी। इमरान खान अब भी यही कहते हैं कि एहतसाब के बगैर शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। या एहतसाब और जमहूरियत एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। क्या ये एक रीजनेबल बात नहीं थी कि अब 413 में से कहें जी सिर्फ 4 सैंपल हल्के खोल दो? नहीं खोले। अब पार्लियामेंट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, ट्राइब्यूनल्स में गए जिन्होंने कहा था 4 महीने में फैसला होगा, नहीं हुआ। तो मुझे बताएं हमारे पास कौन सा रास्ता रह गया था? 1 साल लगाया मैंने कहते हुए कि ये खोल दो 4 हल्के, नहीं तो मैं सड़क पे आऊंगा, मेरा राइट है। अब बात असल में यह है कि ये अलार्मिंग है अगर लोगों का एतमाद कम हो रहा है, बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत आगे जाएगी अगर लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, उनका एतमाद है कि भाई कोई फायदा नहीं है वोट डालने का, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारी तवज्जो हुकूमत की, सियासतदानों की आपस में बयानात में ज्यादा होती है, इदारे बेहतर बनाने पर नहीं होती। अब ज़ाब्ता अखलाक ऐसा बना दिया जाता है, उस पर अमल नहीं करवाया जा सकता, तो एक अजीब सी बात है, लेकिन जिम्मेदारी सियासतदानों की भी है। बिल्कुल, और इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पिलबडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। इनसे पूछेंगे इलेक्शन कमीशन पर अवामी एतमाद पर कमी तो हम देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी वजह क्या है आपको लगती है कि लोगों का कोई फेथ नहीं है इसमें? माजी की एक बैगेज है, उसकी वजह से लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा नहीं हो रहा कि इलेक्शन कमीशन अच्छे इंतखाबात भी करा सकता है। पहली वजह तो ये है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अगरचे अब आज़ाद है और उसके लोग बाई पार्टिजान प्रोसेस के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के मेंबर मुंतखब होते हैं और अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उसके मेंबर असर्ट नहीं करते। जहाँ कोई ताकतवर इलेक्शन के अमल पे असरअंदाज होने लगते हैं, यहाँ पैसा ज़्यादा खर्च होने लगता है, जहाँ कोई ताकतवर आदमी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाके कब्जा करता है, तो इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि उसके ऊपर को फौरी रद्द-ए-अमल शो करे और फौरी एक्शन करे, वो उसके ऊपर इंतज़ार करता है, तो उससे कमज़ोरी का तासुर कन्वे होता है। तो इलेक्शन कमीशन एक कमज़ोर इदारे की हैसियत से वो फेयर ज़रूर है लेकिन कमज़ोर है, क्योंकि इसके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अदलिया से आते हैं और उनका बिलअमूम अंदाज़ ये होता है कि अदालत पे कोई जब पेश होता है फिर उसका मुकदमा चलता है, सालों में फ़ैसला होता है, फौरी तौर पे एक्शन नहीं लेते। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन लेता है, वहाँ उसके ऑब्जर्वर्स मौजूद होते हैं, तो दूसरी वजह इलेक्शन कमीशन का ज़रा सुस्त रवि से रिएक्शन शो कर रहा है, ये भी एक वजह है। और तीसरी बात यह है कि पूरे माशरे को असल में इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाना होता है। पूरे जो माशरा है उसके साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो अवामिल हैं वो भी कमजोर हैं। सियासी पार्टियां भी आपका इदारा सियासी निज़ाम और कानून साजी जो मुल्क में है इस पर नजर रखता है, इसीलिए हम आपसे ही जानना चाह रहे हैं ये बात भी कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवा सके 2018 में, इसके लिए इसको क्या करना होगा? मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन को भी एक मौसर जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है वो क्रिएट करना चाहिए। उसका जो तर्जुमान है वो बड़ा आर्टिकुलेट होना चाहिए और उसे फौरी तौर पे जब भी कोई चीज़ इलेक्शन के मुतालिक आए फौरी तौर पे लोगों के साथ अपनी बात कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के अंदर बुनियादी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, उसमें काफ़ी इस्लाह हो गई है, अगरचे गुंजाइश काफ़ी है अभी भी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैं कमज़ोरी देखता हूँ वो कम्युनिकेट करने की है। उनको कम्युनिकेशन का एरिया जो है वो बहुत कमज़ोर है और उनको अब ओल्ड फैशन तरीक़ों से निकलना चाहिए। वेबसाइट, अब दुनिया के अंदर वेबसाइट एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का टूल है।
बजाय इसके कि वो चीज़ों को उसके ऊपर डालें, अब कई चीज़ों को वहाँ से रिमूव कर रहे हैं इसलिए कि वो कहते हैं हमारे कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो मेरे ख्याल उनको अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहिए, तो उससे लोगों के अंदर उनका इबलाग बेहतर होगा और फिर ये नया पैकेज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएगा तो उससे भी इलेक्शन की मेरे ख्याल अच्छा में अहमद बिलाल साहब, आपने ये भी कहा है अभी कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो फेयर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ बहुत कमजोर है। तो इलेक्शन सही साफ शफाफ कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे आती है या पॉलिटिकल पार्टीज पे भी? कुछ चीज़ें अगर कानून में इलेक्शन कमीशन को एम्पावर नहीं भी करती हैं और उनके पास वो बज़ाहिर एक्सप्लिसिट पावर्स नहीं भी हैं, तो भी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उन पावर्स को एज्यूम करे और इस्तेमाल करे। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करता है। तो बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन किसी भी माशरे में ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता जब तक पूरा माशरा उसकी पुश्त पे ना खड़ा हो। तो एक तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर माजी करीब में बहुत तनकीद की जाती रही है जो किसी हद तक जस्टिफाइड थी और बहुत हद तक अनजस्टिफाइड भी थी। हमने उसको रेडिक्यूल किया है, उसका मज़ाका उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, उसके नतीजे में लोगों के अंदर उसकी साख कमज़ोर हुई है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को बहाल करने में वक्त लगेगा, माशरे को उसका हाथ बटाना चाहिए और सियासी जमातों को ख़ास तौर पे सियासी जमातें अगर ट्रेन करके अपने इलेक्शन एजेंट्स भेजें, पोलिंग एजेंट्स भेजें, तो वो इलेक्शन कमीशन की बड़ी मुआवनत कर सकते हैं। इलेक्शन के मामलात जो गलत हो रहे हों पोलिंग स्टेशन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल महबूब साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब सब लोग जितने सियासतदान एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन हमने जियो पाकिस्तान में आज ये मौजूद इसलिए उठाया सबसे पहले कि 2018 में सबसे अहम चीजें होनी है और अभी भी वक्त है कि आप इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं। 3 बातें सामने आई हैं अहमद बिलाल साहब से बात करने के बाद। इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा हो, तेजी से वो काम कर सके, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, लोगों तक रसाई हो, इलेक्शन कमीशन की लोगों को समझ आ रही हो, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और उसका मजाक ना उड़ाएं सियासतदान। नहीं, ना सिर्फ ये उसामा, लोगों का आवाम का जो फेथ है वो बरकरार रहे, वरना फिर मेरी तरह वही होगा, इतनी मुश्किलों से जो जा रहे हैं वोट करने वो बिल्कुल नहीं जाएंगे दोबारा। अब आपने बात करनी है रीमा खान की और आप मेरा तो गला थोड़ा सा आउट हो गया, आप स्टार्ट करें, मैं पानी से पूछ रहा था कि रीमा खान इतनी जबरदस्त हमारी एक्ट्रेस हैं, तो उनसे जब आपकी मुलाकात हुई आपने उनको कैसा पाया? तो जो जवाब है इनका वो खांसी के बाद आएगा। मैं जवाब देती हूँ, शी इज वन ट्रू स्टार, क्योंकि जब मैं उनसे मिली थी मैं इन ऑ थी। आप बहुत से लोगों से मिलते हैं लेकिन खूबसूरत भी होते हैं, बड़े प्रेजेंटेबल भी होते हैं, लेकिन फिल्म स्टार क्वालिटी जो होती है वो हर किसी में नहीं होती। रीमा खान जब किसी रूम में एंटर करती है तो एवरीबडी इज लुकिंग एट हर बिकॉज शी ग्लोज, मतलब वो लगता भी है कि फिल्म स्टार है। और उन्होंने अपनी शख्सियत को इम्प्रूव किया है, जिस तरह उनकी उम्र बढ़ी है, तो उनकी उम्र भी बता दें कितने साल की है। अच्छा, ये खूबसूरत दिलकश अदाकारा रीमा खान आज अपनी 39वीं सालगिरह, 39 व्हिच इज ग्रेट, 39 सालगिरह वो अपनी मना रही हैं और वो आज ही के दिन 1977 में लाहौर में पैदा हुई थी। और फिल्म इंडस्ट्री का तो उनका क्या करियर रहा है, लेकिन स्टार्ट उन्होंने किस तरह किया था? बुलंदी मूवी से। अच्छा, ये गाना बुलंदी मूवी का है और इसमें रीमा ने भी डेब्यू किया था और हमारे सुपरस्टार शान, उनकी भी पहली मूवी थी। तुझे प्यार और रीमा की खास बात यह है कि ये उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही जब फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार थी, तो ऐसे लोग बहुत कम थे कि अच्छा, फिर मैं आपको और भी बता दूं कि 1993 में बनने वाली फिल्म हाथी मेरा साथी में पहली मर्तबा रीमा को निगार अवार्ड मिला और रीमा ने 7 निगार अवार्ड जो हैं वो हासिल किए अपने पूरे करियर में। मुझे 2005 में कोई तुझसा कहा और 2011 में लव में गुम में बतौर डायरेक्टर उन्होंने काम भी किया। इसलिए वो अक्सर उसामा ये होता है कि फिल्म स्टार्स होते हैं, दे आर रियली वेल रिकग्नाइज्ड, उनमें वो रुझान भी हो तो वो डायरेक्शन में भी जरूर आते हैं। और रीमा की ये मूवी काफी अच्छी रही। 2011 में ही अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी निजात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक शहाब से उन्होंने शादी की और अब उनका माशाल्लाह 2 साल का एक बेटा भी है। माशाल्लाह, अच्छा।
अच्छा जी, तो ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि उनका माशाल्लाह बेटा भी है। तो और उनकी अब जो तस्वीरें आती हैं, शी लुक्स लाइक अ मदर बट शी स्टिल लुक्स लाइक अ स्टार, और वो अपना काम जो है वो छोड़ती नहीं है, इधर आके पाकिस्तान वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करती रहती है। अच्छा, सोशल काम भी बहुत ज्यादा किए हैं रीमा ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और बड़ा एक हसास दिल है रीमा का कि जहां वो परेशानी देखती है उनकी कोशिश थी कि वहां पर मदद लोगों करें। और जो वाकया हुआ है पाकिस्तान में हालिया, और मुझे यकीन है जिस तरह अमेरिका में पाकिस्तानी मुकीम है उनका दिल भी, वो ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, रीमा वहां भी होती हैं, तो मुझे यकीन है कि वो बहुत ज्यादा परेशान होंगी। इस बारे में भी जो कोयटा में सामने हुआ है हमें उसकी भी बात करनी है, क्योंकि कोयटा में सिर्फ 2.5 माह बाद दहशतगर्द एक और बड़ा हमला कर गए। दर्जनों कीमती जाने गई। इंटेलिजेंस इतलात के बावजूद दहशतगर्दों को उनके नापाक इरादों से रोकने में नाकामी क्यों हुई, चीजें देखनी पड़ेंगी। 24 अक्टूबर बरोज पीर कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर शिद्दत पसंदों के हमले में पुलिस के 60 और 1 फौजी एहलकार शहीद, जबकि 120 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल 4 फौजी और 2 FC एहलकार भी शामिल है। जख्मियों में से 20 की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। हमले के फौरी बाद IGFC मेजर जनरल शेर अफगन ने मीडिया को बताया कि हमला आवरों का ताल्लुक कलदम तंजीम लश्कर जंगवी अलालमी से था, जिन्हें अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया कि हमला सिक्योरिटी में किसी खामी की वजह से हुआ। 6 सितंबर को IG बलोचिस्तान ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कॉलेज की बैरूनी दीवार दोबारा तामीर कराने का मुतालबा किया था। वजीर आला बलोचिस्तान ने इसी तकरीब के दौरान चारों मुतालबात की फौरी मंजूरी दे दी थी, जिस पर अमल ना हो सका। जिस जगह हम खड़े हैं ये पुलिस कॉलेज है सर, और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में अगरचे मैं आज की इस तकरीब के दौरान ये बात ना करता, लेकिन मैं सिर्फ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यहाँ की कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, तो आप मेहरबानी करेंगे उसमें सबसे जो प्रेसिंग है वो इसकी बाउंड्री वाल है और लोकेशन के हिसाब से इसकी सिक्योरिटी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि उसकी मंजूरी ज़रूर फरमा दें। आइंदा CTD का बहुत बड़ा कोर्स एक सर इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा, और आपके दस्ते मुबारक से इंशाल्लाह हम उनकी हलफ और पासिंग आउट करवाएंगे। इस सूरत हाल में वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा है कि 3 से 4 खुदकुश बमबारों की कोयटा में दाखिल होने की इतलात थी, जिस पर कोयटा शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया था। दहशतगर्दों ने अहदाफ में नाकामी पर शहर से बाहर ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। बहरहाल बलोचिस्तान हुकूमत ने हमले की तहकीकात के लिए कमेटी का ऐलान करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन एतजाज गुराया को तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर किया है, और वजीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की सदारत में एक्शन कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और एजेंसीज जो है उसकी कार्रवाइयों की रफ्तार को भी ज़ेर गौर लाया गया। रवा साल कोयटा में दहशतगर्दी का पहला बड़ा वाकया रूनुमा हुआ 13 जनवरी को सैटेलाइट टाउन में। इस वाकये में इंसदाद पुलिस टीमों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के इस वाकये में 14 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जाँ भाग हुए। दहशतगर्दी का दूसरा वाकया रवा साल 6 फरवरी को शार इकबाल पर जिला कचहरी के करीब पेश आया। बम धमाके में 4 FC एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ भाग और 40 जख्मी हुए। 8 अगस्त को सिविल अस्पताल कोयटा में हुए खुदकुश हमले में एक एडिशनल जज और 56 वकला समेत 78 अफराद शहीद हुए। इनमें सूबे के कई नामवर वकला शामिल थे। इस वाक़े का अफसोसनाक पहलू यह भी है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद तहकीकात में कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इसके अलावा कोयटा शहर में वक्तन फवक्तन दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक पुलिस, FC और आम शहरियों समेत दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी कई बार यह कह चुके हैं कि दहशतगर्दों को हमसाया मुल्क और रॉ से फंडिंग हो रही है। अवाम सवाल करते हैं कि इन बयानात की रोशनी में किए गए दावे और वादे आखिर कब पूरे होंगे? क्या अवाम इसी इंतजार में जाने गंवाते रहेंगे कि कब सूबाई हुकूमत दुश्मन को काबू में करने के काबिल होगी और कब इन्हें सुकून का सांस मिलेगा? सही सवाल उसामा आपने उठाए हैं, और डेफिनेटली इसके जवाब जो है ना सिर्फ हमें चाहिए, अवाम को भी चाहिए। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे साबिक IG पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम खान से, और उनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे। बात कर रहे थे कोयटा सानहे की, और इतने सानहे हो चुके हैं कि जो अभी हुआ है हमने उसकी बात करनी है, और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तलाश कर रहे हैं हम। बिल्कुल जी, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG पुलिस इस्लामाबाद ताहिर आलम खान साहब। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि कोयटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर जो हमला हुआ है उसमें सिक्योरिटी में आपको किस तरह की खामियां नजर आई हैं और कोताहियां नजर आई हैं? इस वाकये में हम देखते हैं
कि जब वो अंदर दाखिल होते हैं, ये एक हॉस्टल है लड़कों का जिसकी एक ही एंट्री है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक से ज़्यादा एंट्री होनी चाहिए थी ताकि लड़के दूसरी एंट्री से निकल सकते और नुकसान कम होता। दूसरे, इसमें लाइट वहाँ नहीं थी और ये एरिया भी ऐसा है जहाँ अक्सर लाइट गई हुई होती है, तो एक अंधेरे से भी उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया। सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे तो ना सिर्फ हम उस बिल्डिंग की बात करेंगे जिसकी हिफाजत की ज़रूरत है, बल्कि हम ओवरऑल सिक्योरिटी को देखेंगे। हम देखेंगे कि शहर की सिक्योरिटी बिलअमूम कैसी है और फिर उससे बढ़कर सूबे की सिक्योरिटी कैसी है, पुलिस का अमल दखल कहाँ तक है, क्या पुलिस इस काबिल है कि वो शहर में बैठे हुए और शहर से बाहर सूबे के दूसरे इलाके के लोगों की निगरानी कर सके, उनको जाके पकड़ सके। हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क मजबूत हो, हमें पता चले, लोगों के साथ मिलकर हमने कोई ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया हो कि हमें पता चलता रहे कि किसी इलाके में मशकूक अफराद आकर रह रहे हैं या उनकी एक्टिविटीज़ मशकूक हैं और हमें इतला मिलती रहे, तो इससे काफ़ी बेहतरी आती है। महज एक इमारत की सिक्योरिटी। लेकिन ताहिर आलम खान साहब, जिस तरह इसमें भी हमने देखा है, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर आती है किसी हमले की, तो पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? देखें, अव्वल तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्टिकुलरली किसी एक जगह के मुतालिक नहीं होती कि फ़लाँ इमारत पर हमला है। एक जनरलाइज्ड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है और इस इंफॉर्मेशन में तरीक़ाकार ये है कि उसी वक्त जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, जितने हसास मकामात हैं, मकामी पुलिस और सिक्योरिटी के दूसरे इदारे उनका जायज़ा लेते हैं, उसे चेक करते हैं कि सिक्योरिटी के इंतज़ामात क्या हैं, उनमें कहाँ खामी है और उसे अलर्ट करते हैं। ज़्यादा असल में अलमिया हमारा यही है कि अलर्टनेस का वो मेयार नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो अलर्ट करने के अलावा जहाँ कहीं रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है वो रीइंफोर्समेंट की जाती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है। ताहिर आलम खान साहब, 8 अगस्त को भी देखा है कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ वहाँ कोयटा में, मतलब इन्वेस्टिगेशन में हम इतने प्रॉम्प्ट क्यों नहीं है? दोबारा हम क्यों नहीं कुछ सीखते ताकि अगले दहशतगर्द हमले को हम रोक सकें? देखें, दहशतगर्दी का जो वाकया होता है उसमें दहशतगर्दी करने वाले अफराद जो हैं वो दहशतगर्द मौके पर ही मारे जाते हैं, इसलिए कोई ऐसी एविडेंस नहीं रहती और अक्सर औकात तो उनकी लाश भी काबिल शनाख्त नहीं होती कि और उनकी शनाख्त हो ही नहीं पाती कि पता चल सके कि ये शख्स कौन था। और उसके पीछे अब जब उस शख्स का पता चलेगा तो फिर पता चलेगा कि उसके पीछे कौन शख्स था। मुख्तलिफ तंजीमें इस चीज़ का दावा करती हैं कि ये वाक़या हमने किया है, लेकिन वो तंजीम के लोग कहाँ हैं? वो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, वो पुलिस की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की एक्सेस में नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि पुलिस ने और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत से दहशतगर्दों को ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया है। और मैं समझता हूं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, जिस हद तक उनके पास वसाइल हैं उसके मुताबिक वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, आईजी, आपने हमें वक्त दिया और जो आपने कहा है उम्मीद है कि इस पर गौर किया जाएगा, ये कदम उठाए जाएंगे ताकि आइंदा इस तरह का कोई सामना ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह तो हो रही हैं, बहुत से दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो रोके भी गए हैं, लेकिन स्टिल मोर नीड्स टू बी डन। बिल्कुल ऐसा है। जियो पाकिस्तान आप सब बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पसंद करने वालों में, इसको देखने वालों में मेरी वालदा भी शामिल है। तो माँ जी, आप ये देख रही होंगी और आज एक ऐसी शख्सियत को हम याद कर रहे हैं कि मेरी वालदा भी उनकी बड़ी फैन है। बिल्कुल जी, आज हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हम बहुत से ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं और जिसमें एक ट्रिब्यूट जो हम दे रहे हैं वो हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस नैयर सुल्ताना को, और आज उनकी 24वीं बरसी है। हर बात मगर
आपको डिटेल दें कि नैयर सुल्ताना जो है 1937 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी और उनका असल नाम तैयबा बानो था और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान समेत कराची आबाद हो गई। 1955 में उन्होंने अनवर कमाल पाशा की फिल्म कातिल में बतौर नाजली सपोर्टिंग रोल में बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रोल किया, काफी मशहूर हो गई। उस वक्त उनका नाम नाजली रखा गया था उसामा। उसके बाद उन्होंने दोबारा से फिर जब एक मूवी की इसी साल मिर्जा हुमायूं इलियास बेग ने अपनी फिल्म इनकलाब में उनको कास्ट किया और इस बार उनका नाम बदल गया। मेरी पायल की धुन गाए तेरा ही तराना, कबिया के तो सुन कबिया शर्माए हुए उनके जहाँ तक पहुँचे, बात चलने है अब देखे कहाँ तक पहुँचे। मैं दिल ही दिल में नाचूं और दिल ही दिल में गाऊं। एक अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज है जो हम आपको दें। आईएसपीआर की जानिब से बयान जारी किया गया है। भारत की जानिब से एक दफा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ, जिससे 5 शहरी जख्मी हो गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने एक दफा फिर भरपूर जवाब दिया है इस बिला इश्तियाल फायरिंग का और पंजाब रेंजर्स की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है। हरपाल चपरार सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की गई भारतीय फोर्सेस की जानिब से, आईएसपीआर ये बता रहा है, और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है और पाकिस्तान के 5 शहरी मासूम शहरी इसमें जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान रेंजर्स ने पंजाब में भारतीय फोर्सेस की इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया है और 5 शहरी इसमें जख्मी हुए हैं पाकिस्तानी, और आईएसपीआर ने अब इस बारे में बयान भी जारी किया है। और यह पहला वाकया नहीं है, इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं। हर आए दिन ये वाकयात सामने आ रहे हैं भारत की तरफ से और मुसलसल ही हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल हत्ता के वर्किंग बाउंड्री पर भी फायरिंग की जा रही है, बिला इश्तियाल फायरिंग की जा रही है। हालात को खराब करने की मुसलसल कोशिश भारत की जानिब से की जा रही है और पाकिस्तान फिर को मजबूरन इसका भरपूर जवाब देना पड़ता है। और जब जवाब जाता है तो फिर कुछ अरसे के लिए तो खामोश हो जाती है, भारत की तरफ से खामोशी होती है, लेकिन फिर चंद ही दिनों बाद या 1-2 दिन बाद फिर ऐसा कोई वाकया सामने आ जाता है। और अभी ताजा वाकया हरपाल और चपरार सेक्टर पर हुआ है जहां भारतीय फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है और इसकी वजह से 5 शहरी जख्मी भी हो गए हैं। और अफसोसनाक है ये बात कि आम शहरी इसमें जख्मी हुए हैं जो वहां पर बेचारे रह रहे होते हैं, खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, अपने काम कर रहे होते हैं। उनका क्या कसूर कि सिर्फ वो यहां पर इस बाउंड्री के करीब है, बॉर्डर के करीब रह रहे होते हैं और अचानक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है जिसकी कोई वजह नहीं होती और उसके बाद इस तरह का अफसोसनाक वाकया सामने आता है कि 5 शहरी इसमें जख्मी हुए हैं। हरपाल और चपरार सेक्टर है जहां पर भारत की जानिब से फायरिंग की गई है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पंजाब रेंजर्स ने इसका भरपूर जवाब दिया है। अफसोस की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि बॉर्डर पे जो गांव हैं सारे, वहां से ही तस्दीक भी होती है कि कौन क्या कर रहा है और वहीं से हमें पता चलता है कि कितनी अनप्रोवोक्ड फायरिंग है जो हमारी साइड पे होती है। एक और बड़ी खबर है, हम आपको वो दे दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया और तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जिला इंतजामिया को और तहरीक इंसाफ को कि वो इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरखास्त पर यह फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि 2 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने की कॉल, एहतजाज की कॉल दे रखी है और हमेशा से शुरू से इन्होंने कहा है हम इस्लामाबाद बंद करेंगे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह हुक्म आ गया है कि ना सिर्फ जिला इंतजामिया बल्कि तहरीक इंसाफ भी इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। इसकी मजीद तफसीलात हम आपको देंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक।
एक और ताजा खबर जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को रोक दिया है, हुक्म दिया है कि वो इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये, अब 31 अक्टूबर को तलब भी कर लिया है इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब देखिए इमरान खान जाते हैं नहीं भारत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि 31 अक्टूबर को वो पेश हों, और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म सामने आया है कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी कहा है, इमरान खान साहब को कहा है, लेकिन साथ जिला इंतजामिया भी कहा है कि इस्लामाबाद बंद ना हो। हम ये कहते रहे कैसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली अगर वो सिर्फ ये कहते हैं ना कि मैंने धरना करना है या जलसा करना है तो किसी को प्रॉब्लम ना होती। जस्ट द टर्मिनोलॉजी इस्लामाबाद बंद करना है, हॉस्पिटल, कोर्ट्स, दफ्तर, बैंक्स, हर चीज, मार्केट्स बंद। मतलब आप लोगों की जिंदगियां क्यों बंद करें, ये टर्म ही गलत है। अगर आप थोड़ा सा इस पे काम कर लेते तो इस किस्म की चीजें ना होती। ओके, टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप नाउ, बिकॉज़ इट्स अ वेरी ट्रंप साहब तैयार हो जाएं, हम आ गई हैं, जाहिर है आपको नेचुरल ट्रांजिशन है इसमें। आज कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आज ये है कि जो एक अमेरिकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने बहुत से दुनिया के कार्टूनिस्ट को कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिकन इलेक्शंस पे कार्टून बनाएं और अपनी सेंस बताएं कि वो क्या सोचते हैं। और पाकिस्तान के साबिर नजर जो है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कार्टून बनाया और उन्होंने भी बाकियों की तरह ट्रंप को शिकस्त का सामना करते हुए ही दिखाया। और ये सामने है आपके, और किस तरह ट्रंप बच्चों की तरह रो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अमेरिका अब जाएगा सोच समझ के जाइएगा। ट्रंप अगर सदर नहीं भी बनते, जो यकीनन नहीं बनेंगे, उसके बावजूद आपको पता है ना कि वो कितना रिपब्लिकन के ये साबिर नजर की है ये वाली, और हिलरी बिल्ट दिस वॉल। वो ये कह रहे हैं जिस वॉल का वो मतलब पिछले पूरे 1 साल से जिक्र कर रहे हैं और कितना इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये मेक्सिको और अमेरिका के बीच में ये वॉल बननी चाहिए, उसी वॉल का जिक्र हो रहा है। इनको झूठा दिखाया है। हाँ, कि हर बात से मुकर जाते हैं, हर चीज पर यूटर्न ले लेते हैं और झूठ बोलते हैं। अब ये कार्टूनिस्ट भी ये कह रहे हैं, तो ये मशहूर दुनिया के कार्टूनिस्ट हैं जो ट्रंप के बारे में कह रहे हैं। तो हुमा, आपको बहुत से लोग आपकी हिमायत कर रहे हैं, इसका मतलब है जो आप ट्रंप के बारे में सोच रही होती हैं, आपके जज्बात हैं, वो कार्टून में भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं कार्टून नहीं हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है वो कार्टून टाइप ही लगता है। मेरा बहुत ज्यादा जो खानदान है अमेरिकी सदर बनने, वो जो है वो अमेरिका में, उनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वो किसको वोट कर रहे हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू सेंड देम एक इनफॉर्मल सा सर्वे एंड आस्क देम। चलें, ठीक है, सवाल करना ट्विटर पर, आप सवाल कर लें और अमेरिकन जो हैं उनसे पूछे, पाकिस्तानी अमेरिकन। ऑलराइट, लवली। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जियो हेडलाइंस का वक्त हो गया है और उसके बाद आपको पता है 1 घंटा और है हमारे पास, बहुत सी खबरें होंगी और कुछ अलार्मिंग बातें भी हैं, जैसे कि 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। खबर एक बहुत बड़ी आई है, लिहाजा टॉप स्टोरीज की जगह हम अब ये खबर शामिल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने से रोक दिया है और पीटीआई का धरना रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने 31 अक्टूबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तलब भी कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। शहर में ना कोई कंटेनर लगेगा और ना सड़कें बंद होगी, अदालत ने यह कह दिया है। और ऑन फील्ड अंपायर और थर्ड अंपायर सिर्फ और सिर्फ अदालतें हैं। अदालत ने यह कहा है जिला मजिस्ट्रेट धरने के लिए जगह मुख्तस करके तहरीक इंसाफ को आगाह करें। अंपायर सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें हैं, यह सब पर वाज़ेह हो जाना चाहिए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिन्होंने यह समाअत की है और यह फैसला दिया है, उनका यह कहना है कोई इम्तिहान रीशेड्यूल नहीं होगा, स्कूल खुले रहेंगे। इमरान खान के बयानात से जाहिर होता है कि 2 नवंबर का धरना महज एहतजाज नहीं है। धरने के लिए परेड ग्राउंड को नोटिफाई करके इमरान खान को आगाह करें। अदालत ने यह हुक्म दिया है। इमरान खान बराबरी की बात करते हैं, फिर वो खुद कानून से कैसे बालातर हैं, अदालत ये कह रही है। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज के नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। अवैस, क्या कहा अदालत ने मजीद? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज समाअत की है धरनों के खिलाफ मुकदमात में, उसमें तो तलब कर लिया है इमरान खान को 31 अक्टूबर को, और इमरान खान के खिलाफ 4 मुख्तलिफ मुकदमात इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी ज़ेर समाअत हैं। इमरान खान उसमें अपीयर नहीं हो रहे, अदालत बार बार तलब कर रही है। वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हुए, नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, लेकिन वो पेश हुए। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरनों के खिलाफ समाअत किया है। उन्होंने कहा है कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है, हर सियासी जमात का हक है, लेकिन उसके लिए तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया है। परेड एवेन्यू पे जगह मख्तस की गई है और ये कहा गया है कि परेड एवेन्यू पे एक जगह दी जाएगी जहाँ पर ये
एहतजाज और धरना होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस एहतजाज के हवाले से तमाम इंतजामात करें और शुरका को सहूलियात भी फराहम करें, पानी पीने की सहूलत है और दीगर जो उनको ज़रूरियात हैं, लेकिन कोई रोड बंद नहीं होगी। ये ज़िली इंतजामिया को भी वाज़ेह मैसेज दिया गया है अदालत की तरफ से कि कोई कंटेनर नहीं लगाया जाएगा, कोई सड़क ब्लॉक नहीं की जाएगी। और इमरान खान की स्पीचेस पैमरा से मंगवा कर आज कमरे अदालत में सुनाई गई हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। इसका अदालत ने काफ़ी सख्त नोटिस लिया है और जो रिटर्न ऑर्डर समाअत के इख्तिताम पर जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान बताएं अदालत आकर खुद कि वो किस तरह कानून से बालातर हैं और उनके हकूक आम शहरी से ज़्यादा किस तरह हैं। वो तो कानून के हवाले से हुक्मरानी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो इस हवाले से काफ़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई। और अदालत ने जिस तरह कहा है इमरान खान की मौजूदगी में भी उनके बयान दिखाए जाएंगे, तो अब देखते हैं इसमें मजीद क्या होता है, इस पर हम आपको आगाह रखेंगे। एक और बड़ी खबर है नई दिल्ली से, पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ अफसर महमूद अख्तर को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप अंदाजा लगाएं, भारत की जानिब से पता नहीं ये क्या कुछ हो रहा है। अभी हमने आपको पहले बताया कि बिलाश्तियाल फायरिंग का वाकया हुआ है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब भी कर लिया गया है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भारतीय दफ्तर खारजा में दोपहर को तलबी की गई है। भारतीय मीडिया इस बारे में बता रहा है। पाकिस्तान के स्टाफ में जो शामिल है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ में अफसर हैं महमूद अख्तर, उनको भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोई वजह अभी तक समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं बताया गया। भारतीय मीडिया इस बारे में बता रहा है और अब्दुल बासित साहब को भी तलब किया गया है भारतीय दफ्तर खारजा में। और इससे पहले जिस तरह हमने आपको बताया कि अफसोसनाक वाकया हरपाल और चराड़ सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। हरपाल और चराड़ सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का वाकया हुआ। ISPR ने इस पर अब बयान जारी किया है। भारी असले से फायरिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भरपूर जवाब दिया है इस फायरिंग का, और फायरिंग का सिलसिला गुज़श्ता रात शुरू हुआ था और उसमें 5 शहरी पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारतीय बिलाश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब भी दिया है और भारतीय पोस्ट को भी इसमें निशाना बनाया गया है। हरपाल और चपरार सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा है। 11 घंटे से ये तकरीबन फायरिंग का वाकया जारी रहा है और ये पहली दफा नहीं है, जिस तरह हमने पहले बात की कि इस तरह के मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं। खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से मुसलसल की जा रही है, ना सिर्फ LOC की बल्कि वर्किंग बाउंड्री की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और ये अफसोसनाक है। पता नहीं सिलसिला भारत कब रोकेगा। बिल्कुल, और ये बड़ी अफसोस की बात है। उसामा, हमने पहले भी इसका जिक्र किया और खास तौर पे हमारा एक जो इंडिया में हमारे एम्बेसी में बंदा है उनको क्यों पकड़ा है? मुझे मतलब इसकी बिल्कुल रीजनिंग समझ नहीं आई, कोई रीजन दिया है उन्होंने? जब नफरत में आप पागल हो तो कुछ भी कर रहे होते हैं। एक और बड़ी खबर जिसको हमें शामिल करना है, इमरान और कादरी गिरफ्तार हो सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अहकामात के बाद हुकूमत के पास कानूनी जवाज मौजूद है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और अल्लामा ताहिर कादरी को 17 नवंबर तक की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। जज सैयद कौसर अब्बास जैदी ने PTV हमला केस की समाअत करते हुए पुलिस की जानिब से तालमीली रिपोर्ट जमा न करने पर बरहमी का इजहार भी किया है। तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के सरबराहों समेत 70 मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए इन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। 1 दिसंबर 2014 में इस्लामाबाद में अवामी तहरीक और तहरीकी इंसाफ के धरने के दौरान शरपसंद अफराद ने PTV के हेड क्वार्टर पर हमला करते हुए तोड़ फोड़ की थी, जिसकी वजह से नशरियात कुछ देर के लिए मुअत्तल रही थी। और अगरचे इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल कादरी ने इस वाक़े की मजम्मत की थी, लेकिन हुकूमती नुमाइंदों ने तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराहान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया था। हमले के बाद 70 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कानून हाथ में लेने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात के तहत इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस रोज के मनाजिर पर नजर दौड़ाए तो हमले के कुछ घंटों बाद ही अल्लामा ताहिर कादरी ने वाक़े पर इस अंदाज में लब कुशाई की थी। अंदर भी और बाहर दरवाजों पर सेक्रेटेरिएट का कारकुनान का कब्जा है। उसके बाद आगे चलकर मुबारकबादी ये है कि PM हाउस पर पहुंच चुके हैं। PM हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर कब्जा कर लिया है। अलबत्ता पीर के रोज जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने PTV और पार्लियामेंट हाउस हमले से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया। मैं तो इस एलिगेशन को ही डायरेक्टली निगेट करता हूं और मुस्तरद करता हूं। हमला किया ही नहीं है, न पार्लियामेंट पे हमला किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों या तहरीक इंसाफ के, और ना रेडियो स्टेशन पर
वो वाकयात ही अलग हैं। ये तो पुलिस हमला आवर हुई और उनको धक्का दे के उनको इतना पीछे धकेला कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें पार्लियामेंट के ग्राउंड में जाना पड़ा अपने बचाव के लिए, और वो सिर्फ ग्राउंड तक जाके बैठे और उसके बाद फिर वो हमला तो कहीं नहीं किया। पीर ही के रोज प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि हमला किसने किया था। सब पार्लियामेंट पे हमला और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। किसने की थी? सही है, गलत था। आप ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था? किसने किया था? तहकीकात क्यों नहीं करता ये? किसने किया था आपकी नजर में? किसने किया था? मैंने नहीं किया था, ताहिरुल कादी साहब के वर्कर्स ने किया। ताहिरुल कादी साहब के वर्कर्स ने किया था, तो आपको फिर ताहिरुल कादी साहब के वर्कर्स क्यों चाहिए ना सर? मार्च 2015 में आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू पर मबनी ऑडियो ने भी खासी सनसनी फैलाई थी। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं, तो अच्छा ठीक है। Because you see, now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो joint session पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30 बजे तक फोन आया नहीं, मगर तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील अभी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आज भी आपका आज ट्राई करेंगे। You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है देर ऑन है, ठीक है, चलता हूँ। अब देखिए, हमने सारा आपको किस्सा सुनाया क्या कुछ होता रहा, और अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी सामने आ गया है, 31 अक्टूबर को इमरान खान को बुलाया, क्या इमरान खान अदालत में जाएंगे या नहीं, और ये जो कुछ होता रहा कहीं खुदा न खास्ता दोबारा तो नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि ये ऐसा इल्जाम लगा कि इस पे गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो यू नेवर नो कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन लेटेस्ट अभी तक का यही है। अच्छा, एक हमने और बात करनी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत हम शामिल करते रहते हैं। एक रिपोर्ट बड़ी खास आई है जो हम शामिल करें आज जियो पाकिस्तान में। मर्दों और औरतों में तफरीक का मामला परेशान कुन है। औरतों से इम्तियाज बरतने में सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान से आगे है, हैरान कुन है। आलमी मालियाती इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़रिए इंतजाम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2016 के मुताबिक पाकिस्तान खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने के हवाले से यमन के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां मर्दों के मुकाबले में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 144 ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा 143 पर है, और इस तरह पाकिस्तान मुसलसल दूसरे साल दूसरा खराब मुल्क करार पाया जा रहा है। और इस फहरिस्त में बांग्लादेश का रैंक जो है वो 72 पर है, जबकि भारत 87 पर है, और जो यकीनन पाकिस्तान से बहुत बेहतर नंबर्स हैं। फहरिस्त में श्रीलंका का नंबर 100 पे है, और नेपाल का 110, मालदीव्स का 115, जबकि भूटान का 124 पर है, और इस तरह पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे आखिरी नंबर पर खड़ा है। यमन वो वाहिद मुल्क है जिसका रैंक पाकिस्तान से भी कम यानी 144वां है, जबकि शाम का नंबर 142वां करार पाया है। 2006 में इसी फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 112वां था, लेकिन इस पहली रिपोर्ट के बाद से पाकिस्तान का नंबर गिरता चला गया। 2013 में पाकिस्तान का रैंक 135 पर आया, इसके बाद 2014 में 141वां, लेकिन 2014 और 15 में यह नंबर 143 पर चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहां कोई खातून विफाकी वजीर नहीं, मरकज में सिर्फ 2 खवातीन वज़राए मुमलिकत की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसी तरह सुबह पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक वजीर काबीना का हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान में किसी खातून को इस ओहदे के काबिल ही नहीं समझा गया। रिपोर्ट में यह नुकता भी दर्ज है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान सेकेंडरी तक तालीम और खवातीन के औसत आमदनी जैसे मामलात में बेहतरी ला रहा है, वहीं कौमी आमदन के शोबों में सिनफी तवाजुन न होने की वजह से पाकिस्तानी खवातीन का मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा न होने के बराबर है। जेंडर गैप जांचने के लिए 4 मुकर्ररा उसूल हैं: माशी शराकत और मौके, तालीम के मैदान में कामयाबी का तनासुब गुज़श्ता साल जैसा ही है। अलबत्ता सेहत और बका के उसूल पर पाकिस्तान का रैंक गुज़श्ता साल के 124वें से बेहतर होकर 125वां रहा है। इसी तरह सियासी इख्तियारात के उसूल के तहत गुज़श्ता साल का रैंक 90 से बेहतर होकर 87वां करार पाया है। बहुत ही अलार्मिंग किस्म की फिगर्स हैं, खासतौर पे क्योंकि इतने सालों से हम सेम उस पे खड़े हैं। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर खालिदा गौस हमारे साथ हैं। खालिदा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जियो पाकिस्तान। बहुत ही अलार्मिंग, मतलब वी आर ऑलमोस्ट द लास्ट इन द वर्ल्ड अगर आप जेंडर गैप के हवाले से देखा जाए। इतनी डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं अपनी औरतों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ। आपने इतनी तफसील से बात हुई, ये सारी रीसेंट डेवलपमेंट सियासी आप बता रही हैं,
तो दिखता तो हैरान हमें इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी हुक्मरानों के लिए ना ह्यूमन डेवलपमेंट कभी प्रायोरिटी रही है, ना सोसाइटल सिक्योरिटी, ना ह्यूमन सिक्योरिटी, ये कभी तरजीहात में नहीं रही है। तो जेंडर तो बहुत नीचे आ जाता है। तो जब तो हमारा कहता है कि ख़वातीन के लिए खास आइन तो कहता है मसावात का, इक्वालिटी का, ये सारा दर्ज देता है। स्पेशल आइन तो ये भी कहता है कि इंसान की प्रोटेक्शन जो है, मगर अगर आप 95 से देखें जेंडर की तो रिपोर्टें अभी 2000 की दहाई से आनी शुरू हुई है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट्स के ऊपर तो जरा पहले से आ रही थी ना। तो ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रही हूँ कि ये तो सारे जो रैंकिंग में हम ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स हमारी रैंकिंग जो है वो नीचे आती चली आई है, मगर ना हुक्मरानों के लिए कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के आप मैनिफेस्टोज देखें तो जेंडर इक्वालिटी इसके ऊपर शायद एक लफ्ज कह देते हैं, मगर उनके लिए इट इज नॉट अ प्रायोरिटी। तो बात जब आप रैंकिंग में नीचे आने की तो खाली खराब पॉलिसीज की नहीं होती है। पॉलिसीज तो है ही नहीं, हैं तो खराब हैं, फॉल्टी हैं, अगर हैं भी तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। देखिए खाला गौस साहिबा, अगर ये रैंकिंग हमारी आ रही है और कंसिस्टेंटली आ रही है तो इसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हम हुकूमत को देंगे या फिर अपने आप को भी देंगे, बिकॉज हमने उस माइंडसेट से अपनी बच्चियों को और अपने आप को नहीं निकाला। देखिए रैंकिंग तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी हुकूमत हो, आज की हुकूमत के ऊपर आज की जिम्मेदारी जाएगी, कल गुजरी हुई हुकूमत के ऊपर। ये एक दिन की तो वजह से रैंकिंग नीचे नहीं आई है ना, ओवर द नंबर ऑफ इयर्स हम रैंकिंग में स्लाइड डाउन करते चले गए हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है। तो खराब पॉलिसीज, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होना, प्रायोरिटीज में नहीं आना। आप देखिए 4 इंडिकेटर्स थे, एजुकेशनल अटेनमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कितनी अजीब बात है कि 2006 जो कि डिक्टेटरशिप है उस वक्त आपकी रैंकिंग कहाँ पे ऊपर थी, और जब सिविलियन गवर्नमेंट है तो रैंकिंग में आप कैसे स्लाइड डाउन करते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी का जो इंडिकेटर है दैट इज नेवर बिन अ प्रायोरिटी। मैंने बल्कि वन ऑफ द मैं नाम नहीं, मैंने जब उनसे तस्करा भी किया, हुक्मरान थे हमारे, उनसे कहा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन की कभी भी विच इज 22-24% ओवरऑल जो वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो वो कभी भी इंक्रीज, फॉर्मल सेक्टर में तो उससे भी कम है। आई मीन फॉर्मल सेक्टर को आप देखें, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आप देखिए तो लार्जली हमारी औरत जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। ये आप देखें एजुकेशन के अंदर, मैं सिर्फ ये बयान कर दूं कि आपकी 42% जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से बाहर बैठी हुई है। तो दे आर आउट ऑफ बिटवीन द एज कोहर्ट ऑफ 5 to 9। तो ये बड़ा अलार्मिंग है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। साहिबा आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम बातें की हैं, बहुत अहम टॉपिक है, हम फिर भी इस पर बात करते रहेंगे क्योंकि ये अचानक से तो बेहतरी नहीं आएगी। और अफसोस की बात है कि उस मुल्क की हम बात कर रहे हैं जहां पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम है, जिस मुल्क की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। बड़ी अजीब बात है। एक और मामला, नैब ने प्ली बार्गेन का गलत इस्तेमाल करके करप्शन को फरोग दिया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला बहुत से अहम हक़ाइक़ अवाम के सामने रख रहा है। अदालत ने चेयरमैन नैब से करप्शन की रकम की रज़ाकाराना वापसी का इख्तियार वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम का तहरीर करदा हुक्मनामा 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि नैब कानून के सेक्शन 25A के इख्तियार का इस्तेमाल बदउन्वान नासिर को क्लीन चिट देने का मुतरादिफ है। करप्शन की रकम वापस करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उफ तौबा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद हुक्म दिया कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और चीफ सेक्रेटरीज रजाकाराना रकम वापस करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें, जबकि नैब रजाकाराना करप्शन की रकम की गुज़श्ता 10 साल की तफसीलात 5 नवंबर तक पेश करे। नैब की फहरिस्त के मुताबिक 1584 अफसरान, 1584, मैं फिर कह रहा हूं 1584 अफसरान ने रजाकाराना वापसी स्कीम से फायदा उठाया, जिनमें 165 विफाकी और 1419 सूबाई अफसरान हैं। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान ने इससे फायदा उठाया, जिनकी तादाद 900 है। यानी 900 ऐसे अफसरान खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पैसे दिए और उसके बाद दोबारा अफसर बन चुके। अदालत ने फैसले में लिखा कि चेयरमैन नैब ने इस इख्तियार का बेदरीग इस्तेमाल किया, जिससे करप्शन कई गुना बढ़ गई। नैब हुकाम करप्शन का नोटिस जारी करके मुलजिम को रकम की रजाकाराना वापसी का मशवरा देते हैं, फिर वापस आने वाली करप्शन की रकम नैब अफसरान में बतौर इनाम बांटी जाती है। आप अंदाजा लगाएं, यानी अगर कहीं अल्लाह ना करे
कि खुदा न खास्ता मैं करप्शन करता हूँ, सरकारी अफसर हूँ, मैंने करप्शन की, अरबों रुपए की, और उसके बाद नैब ने मुझे नोटिस दिया कि, और मैं गया और मैंने कहा ये आप पैसे वापस रखें और मैं तो जा रहा हूं, इसमें से आधी रकम वापस रख लें, आपस में बांटे। अनबिलीवेबल। इस पे वैसे हम मजीद बात करेंगे, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, हमारे नुमाइंदा, लेकिन उनसे बात करने से पहले हमें एक ब्रेक लेनी है। न्यूज अपडेट, फिर मिलते हैं। नैब के बारे में फैसला आ गया है अदालत का, और उसमें कहा गया है कि जो चेयरमैन का इख्तियार था रजाकाराना वापसी कर सकते थे वो लोग जिन्होंने करप्शन की, और वो पैसे वापस करें, उसके बाद जाके दोबारा अफसर बन जाएं, ये अब नहीं हो सकता। इस बारे में बात कर रहे हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब से, खुसूसी नुमाइंदा हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। ये अब क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी जिन लोगों ने करप्शन की और उसके बाद पैसे वापस करके दोबारा अफसर बन गए? बिल्कुल उसामा, मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और आप कह रहे थे कि जो क्लीन चिट ले लो, और जो कि आप इंटरप्रेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को, बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर आप कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जाते हैं और क्लीन चिट लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, खुद भी कमाते हैं और नैब के लिए भी कमाते हैं। तो इस सारी सूरत को अगर देखें तो हम इनको ये कह सकते हैं कि नैब ने करप्शन रजाकार पाले हुए हैं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये लोग जो हैं वो कमा करके नैब को करप्शन करने के बाद उसके बाद उनको रकम देते हैं। तो ये मैं इनको कहता हूं कि ये नैब के करप्शन रजाकार हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है इसमें कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अब बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को और चारों चीफ सेक्रेटरीज जो हैं उनको ये हुक्म दे दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि और साथ ही अदालत ने बताया भी है कि ये करप्शन जो है ये एक सर्विस जो लॉज हैं उसके तहत मिसकॉन्डक्ट है और मुतल्लिका इदारे को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और ये अपने ओहदों पर कैसे बरकरार रह सकते हैं। तो इन इकदाम करने के बाद यानी कि वफाकी जो 165 हैं और 1484 के करीब जो दीगर सूबों के अंदर हैं और 900 जिसमें से खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब आपका। मुझे पता है आपने अदालत जाना है, बड़े अहम केसेस आज भी लगे हैं और आपने खुद जाकर वहां देखना है और फिर रिपोर्टिंग भी करनी होगी इस बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह के मामलात हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब हम उस बात पे बात करना चाह रहे हैं जिस पे हम बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ खबर तक ही रहेंगे और अपने ओपिनियंस नहीं देंगे। जैसे कि क्रिकेट में जो पुशअप्स हो रहे हैं, जो उसामा ने भी बड़ी मशहूरी की है उस पुशअप की, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी कसूर है इसमें, उस पे कुछ एतराजात लोगों को हो रहे हैं कि जी क्रिकेट मैच के बाद पुशअप्स लगते रहे और रुक भी गए, लेकिन कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता में जब पुशअप्स का तस्करा शुरू हुआ तो लगता था कि कभी खत्म ही नहीं होगा। राना अफजाल ने कहा कि मैच जीतने पर खिलाड़ी पुशअप्स लगाते हैं, हारने पर नहीं लगाते, और चौधरी नजीर ने कहा कि टीम जो है वो उछल कूद की बजाय नफल पड़ा करे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बोर्ड पीसीबी नजम सेठी भी वहीं मौजूद थे। कहने लगे हालिया सूरत हाल में यह सवाल सियासी नौयत का है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टफ दौरे करने थे, इसलिए ट्रेनिंग के लिए आर्मी अकेडमी भेजा। इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद पुशअप्स लगाना इत्तेफाक था। मिसबा का पुशअप लगाने का मकसद ये दिखाना था कि वो 42 इयर्स ओल्ड हैं, जैसे कि हम सारों को पता है, और उसके होने के बावजूद भी फिट हैं। नजम सेठी बोले कहीं गलत फहमी ना पैदा हो, कहीं गलत पैगाम ना जाए, मामले को दुरुस्त कर लिया, खिलाड़ी अब पुशअप्स नहीं लगा रहे। और कमेटी इजलास के बाद नजम सेठी साहब ने एक बयान में कहा कि पुशअप्स पर कोई पाबंदी नहीं है। उनका ख्याल है कि खिलाड़ी सेंचुरी करे तो 100 पुशअप्स लगाने चाहिए और कुछ खिलाड़ी हैं जो सेंचुरी ना भी करें तो एवी शौकिया पुशअप्स लगाना शुरू हो जाए। प्रोग्राम की सेंचुरी हो चुकी है हमारी। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। लेकिन खैर हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह सेलिब्रेट करना चाहे अपनी सेंचुरी या अपनी क्रिकेट की जीत, उनको करने देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हुकूमत का कोई रोल होना चाहिए कि जी आप ये कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते। सॉरी। अच्छा, सेंचुरी की बात हो रही है तो हमारी दुआ है कि हमारे एक आर्टिस्ट हैं कि वो भी सेंचुरी बनाए, तो उनको हम आज विश भी करें, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज उनकी 65वीं सालगिरह है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, बड़े फिट हैं वैसे। वो 65 के वैसे नहीं लगते, हमारे शो पे भी आए हुए थे कुछ महीने पहले, अगर आपको याद हो, अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे और ही लुक्स प्रीटी ग्रेट फॉर हिज एज। यस, 27 अक्टूबर 1951 में लाहौर में पैदा हुए गुलाम मोहिउद्दीन उन चंद खुश नसीब अदाकारों में शामिल हैं जिनकी पहली फिल्म ही ब्लॉकबस्टर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री की यादगार फिल्मों में शामिल। थोड़ा सा ट्रिविया भी मैं दे दूं कि उनकी ये मूवी थी मेरा नाम है मोहब्बत, और ये इतनी मशहूर हुई थी कि चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और वहां भी बहुत मशहूर हुई, और अभी तक चाइना में इनके बहुत फैंस हैं।
8 निगार अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं, तो आप देख लें। वैसे उनको तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन बाबरा शरीफ, आई वाज जस्ट लुकिंग एट बाबरा शरीफ, शी इज अमेजिंग। और अभी भी आप उनको देखें तो वो बिल्कुल इतनी यंग लगती है कि उनका भी राज कभी मेरा ख्याल है उनको बुला के हमें पूछना पड़ेगा। ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक और फिर मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो फैसला सुनाया है कि 2 नवंबर को बंद नहीं करना चाहिए इस्लामाबाद को। इमरान खान को मना कर दिया, ज़लील साहब ने भी कहा है कंटेनर लगाएं। ये लेकिन एक बड़ा मसला है, पूरे पाकिस्तान में कहीं एहतजाज होता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं, लोग परेशान होते हैं, स्कूल अस्पताल अपने कामों पर नहीं जा सकते, और कहा यह जाता है कि आईनी हक है इस तरह एहतजाज करना। ये एक बड़ा अहम मसला है। The question is, are they allowed to do that or not? माहिर कानून शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। शाइख उस्मानी साहब, प्लीज बताइएगा कि पाकिस्तान के शहरी को मूवमेंट, नकलो हरकत की कितनी इजाजत है, बल्कि आइन क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स बयान किए गए हैं आइन में, और उनमें से ख़ास तौर से आर्टिकल नंबर 15, वो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर शहरी को मूवमेंट की आज़ादी है। वो जा सकता है, जहाँ चाहे जा सकता है, मुल्क में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ये उसका एक बुनियादी हक है और उसको किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता। ये लेकिन तो जस्टिस साहब, अगर रोका जाए तो फिर रियासत का रद्दमल क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी शहरी की ये आज़ादी जिसको मैंने बयान किया है, अगर इस आज़ादी में किसी तरीके से रुखना डाला जाए या रुकावट पैदा की जाए, तो उस आदमी को ये हक है कि वो कोर्ट में जाए और जा कर के एक पिटिशन फाइल करे, और कोर्ट उसको फ़ौरन ऑर्डर दे देगी कि जो भी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है वो उस रुकावट को फ़ौरन ख़त्म कर दे। ये तो एक इस तरीके से वो जा सकता है। दूसरी बात ये भी कर सकता है कि वो उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है मूवमेंट का। अच्छा, फिर शाइख उस्मानी साहब, अब इमरान खान और पीटीआई ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का कहा है, तो इसको आप किस तरह लेंगे? अब देखिए सामा और हुमा, ये आप देखिए कि ये तो एक सियासी चीज़ है। 2 नवंबर का जो उन्होंने ऐलान किया है उसके सियासी पहलू हैं, और वो उनके मकासद हैं। हर सियासी जमात के अपने मकासद होते हैं, और इस तहरीक इंसाफ के अपने मकासद हैं, और उनका एसेंशली जो मकसद ये है कि वो शहर को बंद करना चाहते हैं। उसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होगी, उनके बुनियादी हक पे यकीनन असर पड़ेगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये असर जो पड़ेगा वो असल में बाद में मुल्क के फ़ायदे के लिए है, इस वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको टेक्निकल तरीके से देखें, तो टेक्निकल तरीके से तो अगर किसी सियासी जमात को ये हक नहीं हासिल कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करे, ये तो उसको हक हासिल नहीं है। और अगर वो करता है तो यकीनन उनको प्रोटेस्ट करने का हक है उनको, और वो चाहें तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। और लेकिन ये कहना कि जो ये कर रहे हैं वो बुनियादी हकूक़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, इस हद तक तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये बहरसूरत इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स गलत हों या सही हों, ये तो बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब आपका। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कि इस्लामाबाद बंद ना किया जाए, इमरान खान मानते हैं नहीं मानते। एक और खबर हमारे पास है, बलूचिस्तान के इलाके दोदर में कान का हादसा गुज़श्ता माह पेश आया था, आपको याद होगा, और जियो न्यूज़ इस हादसे की मुसलसल कवरेज भी करता रहा। इस दौरान इलाके की बदहाली और पसमानदगी की जो दर्दनाक तस्वीर सामने लाई गई, उसे देखकर बरतानिया से एक इंसान दोस्त टीम दोदर के लोगों की मदद को ये पहुंची थी, और जियो न्यूज़ के नुमाइंदों ने इस पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बिल्कुल तनानी, हमारे साथ पाकिस्तानी लोग हैं।
बलूचिस्तान की जिला लजबेला का दूर उस्तादा मुकाम दुद्दर, जहां 1 माह पहले जेर जमीन कान में हादसा हुआ तो एक मुकामी और 2 चीनी इंजीनियर इसमें फंस गए। 25 दिन बाद चीनी इंजीनियर्स की लाशें मिल गईं, लेकिन पाकिस्तानी कारकुन मोहम्मद अनवर जामोद का कुछ पता नहीं चला। ये कान में दब जाने वाले मजदूर मोहम्मद अनवर जामोद का गांव है। जियोन ने मोहम्मद अनवर के अहले खाना से मुलाकात के लिए जब इस गांव का दौरा किया तो यहाँ के लोगों ने पानी के उसूल से मुताल्लिक अपनी बेपनाह मुश्किलात का जिक्र किया। जियो ने इसे नशर किया। बरतानिया में चंद दर्दमंद इंसानों ने इस स्टोरी को देखा और पाकिस्तान आकर इन गाँव वालों की मदद करने का फैसला किया। बरतानवी शहरी खुर्रम आगा लंदन की अबू बकर मस्जिद के ट्रस्टी हैं और बलूचिस्तान के इस दूर उस्तादा इलाके के लोगों की मदद के लिए आए हैं। जियो पे देखा था प्रोग्राम न्यूज़ में कि भी ऐसा एक लड़का है 2 चाइनीज़ इंजीनियर के साथ वहाँ पे कान में फंस गया है। तो मेरे दिल को बहुत इसका हुआ कि अब इस फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा। तो फिर इस वजह से मैंने एकदम जाके तो अपने साथियों से बात की। तो साथियों ने कहा कि भाई आप जितनी जल्दी हो जाएं, और इनका जो पीने का पानी है बहुत गंदा पानी है। अभी 2 कुएँ इधर लगवा रहा हूँ, बाकी जो करीबी गांव हैं मैं मुकामी लोगों से पूछ रहा हूँ कि कहाँ ज़रूरत है। यहाँ आए यकीन माने हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाका लेकिन बहुत पसमानदा है और यहाँ पे मतलब जितना काम किया जाए कम लगता है। तहसील कंदराज के बासी 21वीं सदी में भी पत्थर के दौर की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी पहाड़ी चश्मों से बने जौहर इंसानों और जानवरों के लिए पीने के पानी का वाहिद जरिया है। तालीम और सेहत से महरूम लोगों ने सिर्फ बिजली का नाम ही सुना है, कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। पूरी कंदराज तहसील बिजली से महरूम है। मुल्क को कुदरती गैस से मालामाल करने वाले बलूचिस्तान के ये बासी सारा दिन जलाने की लकड़ी जमा करने में गुजारते हैं। बदलते मौसमों और कई साल तक खुशहाली का शिकार इन इलाकों के लोगों के लिए मवेशी ही सबसे बड़ी दौलत हैं। हुक्मरानों की बात तो छोड़ें, आम पाकिस्तानी भी बलूचिस्तान के इन मजलूम लोगों की हालत जार से कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं, लेकिन यहाँ के मफलूकुल हाल लोगों को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। इसका हमें लसबेले के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम तना नहीं है, बिल्कुल हम तना नहीं है। हमारे साथ पाकिस्तानी लोग हैं। ये हमारे हुक्मरानों को शर्म आना चाहिए। वोटों के टाइम पे वो आंखें बंद करके शर्म से आंखें झुका कर आते हैं कि ना हमारे हुक्मरान ये कानों से सुनते हैं, ना उनकी ज़मीर गवारा देता है। बरतानवी शहरी खुर्रम आगा ने इलाके में पीने के पानी के लिए हैंडपंप, हौज और बैतुल खला की तामीर के अलावा तालीमी मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे को उन्होंने अनवर जामोद से मंसूब कर दिया है। कई हफ्तों से कान में दबे मोहम्मद अनवर की जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन इलाके के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के ये मंसूबे मोहम्मद अनवर की याद दिलाते रहेंगे। कैमरामैन अदनान अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, तहसील कंदराज, जिला लजबेला, बलूचिस्तान। मुझे तो अफसोस हो गया ये रिपोर्ट देख के कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब ये पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब लोग किस तरह रो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों की मदद को भी पहुंचाया जाता है। ये बड़ी बात, ये भी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात भी होगी, लेकिन जाने से पहले एक सरप्राइज चीज तो आपको दिखानी होती है कि जी पाकिस्तान की एक फिल्म है और ये एनिमेटेड है, ड्राइंग एनिमेटेड फिल्म है और ये ग्लास वर्क, मैंने कहा शायद दिखाना शुरू कर देंगे, नहीं दिखाया। ग्लास वर्कर इसका नाम है। जाते जाते थोड़ा सा देख लेंगे क्या जबरदस्त किस्म का काम पाकिस्तान में हो रहा है। मैं आपको देख रहा हूँ इधर। मुझे माफ करना, मुझे खत लिखते लिखते इतने दिन लग गए। पापा की पोस्टिंग हमें हर थोड़े अरसे बाद अपना शहर छोड़ने पे मजबूर कर देती थी। मेरा खत तुम्हें और ओलिवर साहब को कब पहुंचता और अगर तुम्हारा जवाब आता तो क्या मैं उस शहर में होती भी या नहीं? बस इसी ख्याल से मैं तुम्हें कभी लिख नहीं सकी।